दोस्तों आज से जो हम इस सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इस सीरीज में आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप एक बढ़िया से एनिमे में देखना चाहते हो। तो चलिए इस बहुत ही बढ़िया वाली सीरीज को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 की स्टार्ट में हमें बताया जाता है हजारों साल पहले दाओ डोमेन का सबसे पावरफुल ट्रेजर जिसका नाम त्यान्नी पर्ल था वो वहां से चोरी हो गया, जिसके बाद वो डस्ट रेल्म में आकर गिर गया था और तब उसे वहां से ज़ोक्यू किंगडम के सबसे पावरफुल मेंबर सीतू ने ले लिया। ऐसा कहा जाता है कि उस पर्ल के अंदर इतनी पावर्स है कि वो किसी भी इंसान को इमॉर्टल रैंक तक ले जा सकता है। लेकिन वो पर्ल सीतू के पास आने के बाद से ही पूरी दुनिया में एक लड़ाई सी छिड़ गई जहां सारे लोग अब बस उस पर्ल को ही हासिल करना चाहते हैं। जिसके बाद हम सीतू को देखते हैं जो उस पर्ल को लेकर वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पीछे कई सारे गॉड्स पड़े होते हैं ताकि उससे वो पर्ल छीन सके। सुप्रीम गॉड उससे कहते हैं इस पर्ल को ले जाना इतना आसान काम नहीं है, तुम्हें हम सबसे फाइट करनी होगी, उसके बाद ही तुम इस पर्ल को ले जा सकते हो। लेकिन हम सब अपनी पूरी जान लगा देंगे ताकि तुम ये पर्ल ना ले जा सको। लेकिन सीतू कहता है चाहो तो कोशिश कर लो, तुम जितनी भी कोशिश करोगे वो सब नाकाम रहेगी, मैं कैसे भी करके इस पर्ल को यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। तब वो सारे गॉड अपने गॉड फॉर्म में आ जाते हैं और अपनी सारी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए सीतू के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सीतू भी कम पावरफुल नहीं था, वो ज़ोंक्यू किंगडम का सबसे पावरफुल मेंबर होता है, इसलिए वो भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उन सारे के सारे गॉड से लड़ रहा होता है। लेकिन तब भी वो उनके सामने उतना ज्यादा पावरफुल नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि वो अकेला और उसके सामने इतने सारे गॉड्स होते हैं। जिसके बाद वो सारे गॉड्स उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तब सीतू वहां पर अपने स्पिरिचुअल बर्ड को समन कर लेता है ताकि वो उन गॉड से फाइट कर सके। लेकिन वो गॉड भी अपने पॉइजनस स्नेक का इस्तेमाल करते हुए उस बर्ड को पकड़ लेते हैं, जहां अब वो बर्ड भी अकेला हो गया था और उसके सामने अलग अलग गॉड्स के स्पिरिचुअल बीस्ट और बर्ड आ जाते हैं जो उस बर्ड से फाइट कर रहे होते हैं, इसलिए वो बर्ड काफी कमजोर दिखाई देता है। तब अपने आप को हारता देखकर सीतू वहां पर खुद ही को डिस्ट्रॉय करने की सोचता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। जिसके बाद वो खुद को डिस्ट्रॉय करके वहां से सीधा जमीन पे गिरने लगता है और फिर वो वहां से जमीन पे आकर गिर जाता है। लेकिन वो पर्ल कहाँ चला गया था इसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। अब हमारा सीन एक छोटे से गांव पर मुड़ जाता है जहां हम हमारे मेन कैरेक्टर वांग को देख पाते हैं और वो अपने पेरेंट्स के साथ एक छोटे से घर में रहा करता है जहां उसके पेरेंट्स मूर्तियां बनाने का काम करते हैं और इसी मूर्तियां बनाने के काम से उनका घर चलता है। वो दोनों वांग के लिए पैसे जमा कर रहे हैं ताकि वो एक अच्छे से स्कूल में जाकर पढ़ाई कर सके। लेकिन तभी कुछ लोग घर में घुस आते हैं जिनके पास से वांग के फादर ने कुछ कर्जा लिया हुआ था ताकि वो अपना बिजनेस और ज्यादा बढ़ा सके। तब वो आने के बाद सारी चीजें तोड़ना शुरू कर देते हैं और जितनी भी बची हुई मूर्तियां होती हैं वो उन सभी को उठाकर ले जाने लगते हैं। वांग के पेरेंट्स तो उसके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांग रहे होते हैं कि हमें बस थोड़ी सी और मोहलत दे दो, हम आपका सारा कर्जा उतार देंगे। ये सारी मूर्तियां हमने इसलिए रखी हैं ताकि हम अपने बेटे को एक अच्छे से स्कूल में डाल सकें। लेकिन वो जल्लाद आदमी उनकी एक भी बातें सुनने का नाम नहीं लेता। तब ये देखकर वांग अपने पेरेंट्स से कहता है आपको ऐसे इंसान के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, आपके बेटे का फ्यूचर किसी के सामने झुकने से डिसाइड नहीं होने वाला। जिसके बाद वो आदमी अपने बाकी साथियों के साथ वहां से चला जाता है। तब उसके जाने के बाद वांग के पेरेंट्स तो एकदम ज्यादा उदास हो जाते हैं कि हमारे सारे सपनों पर पानी फिर गया, हमने कितनी मुश्किलों से पैसे जमा करने की कोशिश की थी ताकि हमारे बेटे को एक अच्छे से स्कूल में डाल सके जिससे वो आगे चलकर एक बहुत अच्छा इंसान बनेगा। लेकिन देखो बस एक पल में हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। तभी वहां पर वांग के फोर्थ अंकल आते हैं जो वांग के फादर से कहते हैं मेरे पास एक अर्जेंट काम था, इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। और वो खास बात ये है कि हांग्यू सेक्ट 3 डिसाइपल को सिलेक्ट करना चाहता है ताकि वो उन्हें अपने सेक्ट में शामिल कर सके। और हांग्यू सेक्ट इमोर्टैलिटी के लिए सबसे ज्यादा पावरफुल सेक्ट माना जाता है। वहाँ के डिसाइपल्स काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन सभी
बेटे के पास इमोर्टैलिटी होती है और अगर वहाँ पर वांग सिलेक्ट हो जाता है तो किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने आकर आंख उठाकर देख सके। पूरे गांव में आपका नाम रोशन हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप वांग को वहाँ पर भेजें ताकि वो हांग्यू सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए ट्रायल दे सके। अगर नसीब अच्छी हुई तो वो उसमें सिलेक्ट भी हो जाएगा। लेकिन वांग के पेरेंट्स कहते हैं हमने तो पैसे जमा किए थे ताकि वांग एक अच्छे से स्कूल में जा सके, लेकिन ये इमोर्टैलिटी में जाना मुझे ठीक नहीं लग रहा क्योंकि इमोर्टैलिटी हासिल करना बहुत मुश्किल काम होता है। इसलिए हम अपने बेटे की जान खतरे में नहीं डाल सकते हैं। लेकिन तब वांग अपने पेरेंट्स के सामने झुक कर कहता है मैं आप सभी से ये विनती करना चाहता हूँ कि आप मुझे उस ट्रायल में जाने की अनुमति दे दें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान भी बन गया तब भी कोई आपकी इज्जत करेगा, क्योंकि दुनिया गरीबी का तो फायदा ही उठाती है। तब अपने बेटे की जिद के सामने उसके पेरेंट्स उसे उस सेट में शामिल होने के लिए अनुमति दे देते हैं, जिस पर वांग अपने पेरेंट्स से कहता है जब आपके बेटे ने सबसे मुश्किल रास्ता चुन ही लिया है तो वो अपनी जान लगा देगा ताकि इसमें सबसे बेस्ट बनकर दिखा सके। अब वांग के पेरेंट्स उसे वहां पर लेकर आते हैं जहां से 3 डिसाइपल्स को हांग्यू सेक्ट का एम्परर अपने साथ ले जाएगा, जहां पर और भी सारे डिसाइपल मौजूद होंगे और वहां पर उनका ट्रायल शुरू होने वाला है। तब वहां पर वांग को वो दोनों डिसाइपल दिखाई देते हैं जो दोनों भी उसके साथ वो ट्रायल देने जाएंगे और कुछ ही देर में उसकी उनसे दोस्ती भी हो जाती है। जिसके बाद वहां पर हांग्यू सेक्ट के एम्परर आते हैं जो उन तीनों डिसाइपल्स को अपनी इमॉर्टल स्वॉर्ड देते हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर वो वहां से उस जगह जा सकते हैं जहां पर ट्रायल होने वाला है। इसलिए वो सभी उस स्वॉर्ड पे खड़े होकर वहां से ट्रायल देने के लिए जाने लगते हैं। अब वहां आने के बाद वांग को वहां पर कई सारे डिसाइपल्स दिखाई देते हैं जो सभी हांग्यू सेक्ट में ज्वाइन होने के लिए आए थे। लेकिन तब एल्डर सभी से कहते हैं हांग्यू सेक्ट में ज्वाइन होना इतना आसान काम नहीं है, तुम्हें कई सारे ट्रायल्स पास करने होंगे, उसके बाद ही ये डिसाइड किया जाएगा कि तुम हांग्यू सेक्ट में सिलेक्ट होने के लायक हो भी या नहीं। और उन ट्रायल का सबसे पहला ट्रायल ये है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी को चेक करना। अगर तुम्हारी फिजिकल बॉडी ठीक हुई तभी तुम्हें नेक्स्ट ट्रायल के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद मास्टर अलग अलग डिसाइपल की फिजिकल बॉडी को चेक करना शुरू कर देते हैं कि उनके अंदर कितनी ज्यादा पावर्स हैं और वो आगे का टेस्ट संभाल पाते भी हैं या नहीं। तब इस चीज में कई सारे डिसाइपल्स तो फेल हो जाते हैं, लेकिन वो एक डिसाइपल सिलेक्ट हो जाता है जो वांग के साथ अभी यहाँ पर आया था। तब दूसरा एक डिसाइपल उस मास्टर को कुछ पैसे दे देता है ताकि वो उसे सिलेक्ट कर सके, क्योंकि मास्टर ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तब वो मास्टर पैसों के लालच में उस डिसाइपल को भी सिलेक्ट कर लेता है नेक्स्ट ट्रायल के लिए। अब वहाँ पर वांग की बारी आती है, लेकिन जब मास्टर उसे चेक करते हैं तो उसकी फिजिकल बॉडी उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो अगला टेस्ट संभाल सके, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये देखकर तो वांग को बिल्कुल चक्कर से आने लगते हैं, क्योंकि वो कितने सारे सपनों को लेकर यहाँ पर आया था, लेकिन बस एक ही सेकंड के अंदर उसके सारे सपने टूट गए। लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारता। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, भले से मेरी फिजिकल बॉडी उतनी पावरफुल क्यों ना हो, मैं सेकंड राउंड तो खेल कर ही रहूंगा। जिसके बाद मास्टर सभी को सेकंड ट्रायल के बारे में बताते हैं और उनसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर जो बेलों से बनी सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, शाम होने से पहले तुम्हें उन सभी सीढ़ियों को पार करना है और इसके टॉप पर जाना होगा। जो भी सूरज डूबने से पहले टॉप पर पहुंच जाएगा वो इस ट्रायल में पास होगा। तब ये देखकर सारे के सारे डिसाइपल्स उन बेलों से बनी सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन इन सीढ़ियों पे चढ़ना इतना आसान काम नहीं था। जगह जगह पर कई सारे खतरे होते हैं, कहीं से बिजलियां निकल रही थी तो कहीं से आग निकल रहे होते हैं। इस चीज से काफी सारे डिसाइपल उन बेलों से नीचे गिरने वाले होते हैं, पर जैसे वो जमीन पे गिरते इससे पहले ही दूसरे मास्टर उन डिसाइपल्स को आकर बचा लेते हैं, लेकिन इस वजह से वो सारे डिसाइपल एलिमिनेट हो चुके थे। पर वांग अपनी हिम्मत नहीं हारता, उसकी पूरी बॉडी से जगह जगह से खून गिर रहा होता है, लेकिन तब भी वो सबसे आगे और सबसे ऊंचाई पर पहुंच गया होता है। लेकिन तभी वो वहां से किसी अलग ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है जहां चारों तरफ बिल्कुल लावा ही था। लेकिन ये देखकर वांग को समझ आता है कि यहाँ पर असली लावा नहीं है, ये मेरे बस दिमाग द्वारा दिखाया जा रहा विजन है। अगर मैं इसे पार कर लूं तो मैं इस सीढ़ियों के टॉप पर पहुंच जाऊंगा। तब वो हिम्मत करके
के लावे से होकर ही आगे बढ़ना शुरू कर देता है और जैसा कि उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है। वो सब उसके दिमाग द्वारा दिखाया जा रहा विजन था। तब टॉप पे आते ही उसे हांग्यू सेक्ट दिखाई देता है, लेकिन उसके सामने भी बीच में बहुत बड़ी खाई थी जिसे पार करना तो बिल्कुल नामुमकिन था। लेकिन तब भी वांग हिम्मत नहीं हारता और अपनी आंखें बंद करके आगे कदम बढ़ाना शुरू कर देता है। वो जैसे ही कदम बढ़ाता है सामने अपने आप इनविजिबल सीढ़ियां बनते जाती है जिनके ऊपर चढ़ते हुए वो उस हांग्यू सेक्ट के गेट पर आ जाता है। लेकिन जैसे वो हांग्यू सेक्ट के अंदर जाने वाला होता है कि तभी वहां पर एक इनविजिबल शील्ड उसका रास्ता रोक लेती है क्योंकि सूरज डूब चुका था। ये देखकर वांग की सारी उम्मीदें टूट जाती है क्योंकि वो सबसे आगे आकर भी बस एक कदम पीछे रह गया था। और इस चीज के बाद पहला एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो अब वांग जैसे ही गेट के अंदर जाने वाला होता है उससे पहले ही वो वहां से जमीन पर आकर गिरता है और जैसे वो वहां पर आकर गिरता है उसके सामने वही पर्ल दिखाई देता है जिसे देखकर वो एकदम हैरान हो जाता है कि आखिर ये पर्ल यहाँ पर कैसे आया और आखिर इस पर्ल के अंदर पावर्स क्या है, ये क्या चीज हो सकती है। और जैसे वो उस पर्ल को हाथ लगाता है वो उस पर्ल की मिस्टीरियस दुनिया में पहुंच जाता है जहाँ आकर वो हैरान था कि आखिर ये कौन सी दुनिया हो सकती है। तब उसके सामने सीतू की स्पिरिट आती है जो वांग से कहती है आखिरकार कोई इंसान मेरे इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आया है। पिछले मैं हजारों सालों से किसी एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहा था जो इस वर्ल्ड के अंदर आ सके, जिसके बाद मैं अपनी स्पिरिट उसके अंदर ट्रांसफर कर दूंगा और इस हिसाब से मेरे पास मेरी पावर्स दोबारा से वापस आ जाएगी। जिसके बाद वो वांग के अंदर घुसने की कोशिश करता है ताकि उसकी बॉडी पे अपना कंट्रोल कर सके, लेकिन वो सीधा उसकी बॉडी से आर पार हो जाता है। ये देखकर वो एकदम हैरान था कि आखिर ये ऐसा कैसे हो सकता है। ये वांग तो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन तब भी इसके अंदर मेरी स्पिरिट क्यों नहीं जा पा रही। वो कई बार घुसने की कोशिश करता लेकिन हर बार नाकाम ही रहता है। तब ये देखकर वांग उससे कहता है मैं इमॉर्टैलिटी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या आप मुझे मेरी कल्टीवेशन करने में मदद कर सकते हैं। तब ये देखकर सीतू उससे कहता है तुमने कभी अपनी फिजिकल पावर्स को देखा है, तुम्हारे अंदर तो कुछ भी नहीं है और तुम चले हो इमॉर्टैलिटी सीखने के लिए, बच्चे ये तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। लेकिन तब ये सुनकर वांग को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है मैं पैदा गरीब हुआ था लेकिन मेरे अंदर जोश और हिम्मत की कमी नहीं है, अगर मैं अच्छे से काम करूं तो मैं अपनी किस्मत भी बदल सकता हूं और ये चीज मैं दुनिया को करके ही दिखाऊंगा। तभी वहां पर एल्डर आकर वांग को ले जाते हैं और उसके पेरेंट्स के पास उसे लेकर आते हैं क्योंकि वो दोनों काफी परेशान हो चुके थे क्योंकि वांग इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी को दिखाई भी नहीं दिया था। तब वांग के पेरेंट्स अपने बेटे को देखकर एकदम ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके गले लगा लेते हैं। जिसके बाद वहां पर वो मास्टर आते हैं जो वांग को खुशखबरी सुनाते हुए कहते हैं भले से तुमने सेकंड टेस्ट को पूरा नहीं कर पाया लेकिन सबसे आगे जाने वाले तुम ही थे, इसलिए आज से तुम हांग्यू सेक्ट का हिस्सा हो। ये सुनकर तो वांग को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता कि आखिर ये मैं क्या सुन रहा हूँ। मैंने इमॉर्टैलिटी के लिए अपना पहला कदम बढ़ा दिया है और अब मैं पीछे कभी नहीं हटने वाला। जिसके बाद मास्टर वांग को वहां से अपने सेक्ट में ले जाते हैं। जहाँ आने के बाद एक दूसरा मास्टर वांग को सारी चीजें बताता है कि यहाँ पे डिसाइपल्स के कपड़े उनके रैंक दर्शाते हैं। जिनके पास ग्रे कलर के कपड़े होते हैं उनका कोई भी रैंक नहीं होता और जिनके पास येलो कलर के कपड़े होते हैं वो सेकंड रैंक पर आते हैं और जिनके पास रेड कलर के होते हैं वो उनसे भी ज्यादा आगे फर्स्ट रैंक पर आते हैं। और लास्ट में होता है व्हाइट कलर के कपड़े, जिसके बाद तुम एक मास्टर या उससे क्लोज टू लेवल के पहुंच सकते हो। लेकिन व्हाइट कलर के कपड़ों तक पहुंचने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद वो मास्टर वांग को हॉस्टल में लेकर आते हैं जहाँ पर नए आए हुए सारे डिसाइपल्स को रखा जाता है। अब हॉस्टल में आने के बाद वांग को वहाँ पर और भी कई सारे डिसाइपल्स दिखाई देते हैं जो सभी हंसी मजाक कर रहे थे। तब हॉस्टल मास्टर सभी को उनका बैज देता है जिसमें कल उन्हें क्या काम करना होगा इसके बारे में लिखा होता है। हॉस्टल मास्टर सभी को ये चेतावनी देता है कि अगर किसी ने भी अपना काम पूरा नहीं किया तो मैं इसकी शिकायत एल्डर से करूंगा और वो सीधे सीधे तुम्हें हांग्यू सेक्ट से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, इसलिए जिसके पास जो काम है उसे वो काम पूरा करना होगा। तब अगला दिन
दिन आ जाता है और वांग को ये काम मिला था कि उसे एक छोटी सी बाल्टी से बड़े बड़े कई सारे ड्रम को भरना होगा, जो काम बिल्कुल इम्पॉसिबल के बराबर है। लेकिन तब भी वांग इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। जहाँ इस काम को करते हुए उसके हाथ में छाले पड़ जाते हैं, जिस वजह से वो काफी ज्यादा थक गया होता है। तब वो एक बाल्टी पानी के अंदर उसी मैजिकल पल को रख देता है और जैसे उसके अंदर हाथ डालता है उसके हाथ के सारे छाले बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और जिसके बाद वो उस पानी को भी पी जाता है। और जैसे वो पानी पीता है उसकी पूरी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, मानो कि वो अब जरा सा थका ही ना हो। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि इससे तो मैं बड़ी ही आसानी के साथ काम कर सकता हूँ अपना सारा का सारा। अब अगले दिन वांग ने उस पर्ल के वाटर को एक बोतल के अंदर डाला होता है ताकि जब भी वो थकेगा उस पानी को पीकर बिल्कुल रिफ्रेश हो जाएगा और इस वजह से वो काफी जल्दी अपना काम किए जा रहा होता है। ये देखकर तो सीतू भी खुश था कि ये वांग तो बहुत जल्दी इस पर्ल की पावर्स को सीख रहा है। लेकिन इस चीज से हॉस्टल मास्टर को शक हो रहा होता है कि आखिर ये वांग ने इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े ड्रम को कैसे भर दिया, जिसे करने में तो लोगों को हफ्ते निकल जाते हैं और इसने एक हफ्ते का काम बस एक दिन के अंदर पूरा कर दिया। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए जैसे ही वांग पानी भर रहा होता है तभी वहाँ पर हॉस्टल मास्टर आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारते हुए कहता है, तुम यहाँ पर नए आए हुए डिसाइपल हो जिसका अभी तक कोई रैंक ही नहीं है, इसलिए तुम जमीन के कीड़े हो और कीड़ों की तरह ही रहना चाहिए। जिसके बाद वो एक जोरदार किक उसे मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। ये देखकर वांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। सीतू उससे कहता है, आखिर तुम क्या कर रहे हो, जाके उससे फाइट करो। लेकिन वांग कहता है, मैं फाइट नहीं कर सकता। अगर मैंने हॉस्टल मास्टर को कुछ भी किया तो उसकी शिकायत सीधा एल्डर को कर देगा, जिस वजह से मुझे इस सेक्ट से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए मैं हॉस्टल मास्टर के साथ कुछ भी नहीं कर सकता। तब ये सुनकर सीतू उससे कहता है, तो ठीक है, अब मैं ही तुम्हें अच्छे से कल्टीवेशन करना सिखाऊंगा, जिस वजह से तुम्हारे पास थोड़ी तो पावर्स आएगी ताकि तुम किसी भी मुसीबत में अपना बचाव कर सको। जिसके बाद वो उसे 7 अलग अलग एलिमेंट्स की पावर्स के बारे में बताने लगता है, जिसमें वाटर, फायर, विंड और ऐसे ही ग्रेविटी करके कई सारी टेक्निक्स होती है और उन सभी एलिमेंट्स को वांग को सीखना होगा। जिसके बाद वो काफी ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। तब वांग सबसे पहले ग्रेविटी एलिमेंट को सीखने की कोशिश करता है। अगर इसे वो सीख गया तो वो दूर से भी किसी भी चीज को उठाकर सीधा अपने हाथ में ला सकता है या किसी और चीज को दूर से हवा में उड़ाकर कहीं और फेंक सकता है। अब कुछ दिनों बाद एक मास्टर आते हैं जो कि येलो कपड़े वाले डिसाइपल के मास्टर थे और वो यहाँ पर वांग और बाकी सारे डिसाइपल में से किसी एक को चुनने आए होते हैं ताकि वो उन्हें अपना डिसाइपल बना सके और जो भी यहाँ का डिसाइपल बनेगा उसे येलो कपड़े दे दिए जाएंगे, जिससे उसका एक रैंक बढ़ जाएगा। तब वो मास्टर वांग को ही आकर चुनते हैं और उससे कहते हैं, क्या तुम मेरा डिसाइपल बनना पसंद करोगे? ये सुनकर तो वांग एकदम ज्यादा खुश हो जाता है और उनके सामने बिल्कुल हाँ कर देता है। तब ये देखकर वो मास्टर उसे कुछ एक्साइलर पिल्स देते हैं, जिसे परंपरा के हिसाब से वांग को खाना होगा। इसलिए वांग उन पिल को खा लेता है। अब इस चीज से वांग काफी ज्यादा खुश था कि अब तो मेरा रैंक भी बढ़ चुका है। साथ ही उसने ग्रेविटी एलिमेंट को भी सीख लिया होता है, इसलिए वो उस एलिमेंट की पावर्स को चेक करने लगता है और अब वो किसी भी चीज को खुद से ही हवा में उड़ा सकता था। दूसरी तरफ एक डिसाइपल हॉस्टल मास्टर से कहता है, आपने तो कहा था कि अगर मैं 1000 लकड़ियां काट दूं तो आप मुझे उस येलो कपड़े वाले मास्टर का डिसाइपल बनवा देंगे, लेकिन वो जगह तो वांग को मिल गई। आपने मुझे धोखा दिया। लेकिन तब हॉस्टल मास्टर उस डिसाइपल के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है और उससे कहता है, मेरे सामने जुबान अड़ाने की कोशिश मत करना। लेकिन तभी वहाँ पर वांग आ जाता है जो हॉस्टल मास्टर से कहता है, अब तो हम दोनों एक ही रैंक पर आ चुके हैं, तो क्यों ना कुछ पुराना हिसाब किताब पूरा कर लिया जाए। जिसके बाद वो हॉस्टल मास्टर से फाइट करना शुरू कर देता है, जहाँ वो अपनी ग्रेविटी एलिमेंट का इस्तेमाल करता है और इस तरह से वो काफी बढ़िया तरीके से हॉस्टल मास्टर की पिटाई किए जा रहा था। हॉस्टल मास्टर तो ये देखकर हैरान रहता है कि आखिर इसके पास इतनी पावर्स कैसे आ गई। जिसके बाद वांग हॉस्टल मास्टर की खूब पिटाई करता है और जैसे ही उस डिसाइपल को मौका मिलता है, पीछे से वो एक खंजर सीधा हॉस्टल मास्टर के अंदर ही घुसा देता है और वो उसके ऊपर इतना वार करता है कि आखिरकार वो हॉस्टल मास्टर वहीं पर मारा जाता है। और फिर ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।